दिल्ली एनसीआर में आधी रात चलती एम्बुलेंस के अंदर एक 25 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है। जब उसके साथ रेप हो रहा था, उसी एम्बुलेंस से एक दोस्त बाहर निकलकर आता है, एम्बुलेंस के बाहर खड़े रहता है, दरवाजा बंद करता है एम्बुलेंस का ताकि उसका जो दोस्त है वो रेप कर सके। और जो बाहर खड़ा दोस्त था वो चारों तरफ किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह ड्यूटी पर तैनात था कि कहीं से भी कोई पुलिस वाला या उस लड़की के जानने वाला वहां पर ना आ जाए। और ये आराम से दोनों बारी बारी सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी भी कर रहे थे और बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप भी कर रहे थे। बताएंगे कि दिल्ली एनसीआर में उस एम्बुलेंस वाली जो एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारे पास, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो एम्बुलेंस भागती हुई आपको नजर आ रही है, इसी एम्बुलेंस के अंदर लड़की के आबरू को लूटा गया था। दिल्ली एनसीआर जैसे सुरक्षित इलाके, पॉश इलाके से ये गाड़ी कई बार गुजरी है। अब बात करेंगे एक और केस के बारे में, जहां पर अक्सर दावा यह किया जाता है कि अगर यूपी में किसी भी लड़की बहन के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो यूपी पुलिस उस इंसान को कब्र से भी बाहर निकालकर उसका एनकाउंटर कर देती है। लेकिन आज उसी यूपी पुलिस के एक अफसर पर आरोप लगा है कि उसने स्कॉर्पियो के अंदर एक 14 साल की नाबालिग लड़की का रेप किया है। बहुत सारे दावे किए गए। भाई का यह भी दावा है कि जब वो इस बात को लेकर थाने में जाता और कहता है यूपी पुलिस से कि सर आप ही का एक दरोगा रेप का आरोपी है, पुलिस वाले उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं, एफआईआर में नाम लिखने से मना कर देते हैं। बात करेंगे इन दोनों केस के बारे में। एक तरफ एम्बुलेंस है, एक तरफ पुलिस वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जो उस इलाके में जो गैंग रेप पीड़िता है उसने ऑन कैमरा बहुत सारी बातें बताई हैं, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बताई है। पहले उसे सुनिए, फिर आपको आगे की एक एक वाक्य के बारे में आपको समझाते हैं इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो आप बिना पैसे लिए, बिना किसी को बुलाए रात में निकल गए? उससे मैं निकल गई थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी। फिर उससे भी नहीं, मैं 2 मिनट बात करी थी, मैं आ गई। आपकी उम्र क्या है? हाँ, 26 साल के हो। अच्छा, क्या हुआ बता पाओगे? बात कर पाओगे? आप उनको जानते थे जिन्होंने आपको लिफ्ट दी? नहीं जानते थे। हाँ, उन्होंने बोला कि परेशान है, ये ले बच्चों के लिए पैसे डाल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे नहीं पता कि गलत काम के लिए पैसे डालूंगा। 600 रुपये पहले डाल दिया उसने। किसने पैसे डाले? उन्हीं बंदों ने। क्यों पैसे डाले? कह रहे ले बच्चों के लिए पैसे डाल रहा हूँ 600 रुपये, परेशान है ना तू। अच्छा, उन्होंने मतलब आप घर जा रहे थे तो उन्होंने 600 रुपये डाल दिए। 600 रुपये आप डाल दिए। आपने लिफ्ट मांगी थी? नहीं मांगी थी? लिफ्ट मांगी थी। आपने लिफ्ट मांगी थी। उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे पैसे देने के बाद। अच्छा। उन्होंने मेरे को पीछे लटा दिया। एक बंदा बाहर चला गया, फिर उन्होंने गलत काम किया। कह रहे थे जो हम कह रहे वो कर ले, वरना गुड़गांव की नहर वहाँ फेंकाऊंगा तुझे, खाएगी। उन्होंने घर नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। हाँ। गुड़गांव यहाँ पे ले गए, सैनिक की तरफ मुझे। अच्छा, गलत रास्ते ले गए? गलत आपको? रास्ते। हाँ। गाड़ी लॉक कर दी थी। अच्छा, उन्होंने गाड़ी लॉक कर दी? हाँ। फिर आपने उतरने की और मेरा कोशिश की? फोन लेके ना उन्होंने अपने पास रख लिया अच्छा ताकि मैं फोन ना कर पाऊँ किसी को। अच्छा। तो अभी आपने जिस लड़की को सुना, ये दावा किया जा रहा है कि वही पीड़िता है जिसके साथ फरीदाबाद में एक चलती एम्बुलेंस के अंदर करीब 2.5 घंटे तक रेप किया गया। 2 लोगों ने जो हॉस्पिटल के अंदर सहायक का काम करते हैं, उन्होंने बारी बारी उस लड़की की इज्जत को लूटा। और ये लड़की साफ साफ बता रही है किस तरीके से पहले उसे 600 रुपये दिए गए, उसे गंदी नज़र से देखा गया। और 600 रुपये भी उसे किस लिए दिए गए? क्योंकि जब लड़की की हेल्प करने की बात आई तो उन्होंने मदद की, 600 रुपये दिए और फिर उसका रेप किया। अब ये जो पूरी वारदात हुई किस तरीके से हुई थी और क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, तो दरअसल 29 तारीख की बात है। ये जो लड़की है, उम्र इसकी 25-26 साल बताई जा रही है। इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। करीब 6 साल की लड़की है और एक 9 साल का लड़का। इसके जो हस्बैंड है वो अब इसके साथ नहीं रहते हैं। इसकी एक बड़ी बहन है और इसकी एक माँ भी हैं। इनके पिता जो हैं उनका देहांत हो चुका है और ये जो लड़की है वो अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। अब होता ये है कि उस रोज़ यानी 29 तारीख को उस रोज़ उस लड़की का अपनी माँ से थोड़ा सा झगड़ा होता है। वो घर पर बोलती है
कि मैं अभी जॉब से आई हूँ, आप मुझसे झगड़ा कर रही हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ये अपनी माँ से बताती है कि अपनी दोस्त के घर जा रही है और फिर अपनी दोस्त के घर यानी कि सेक्टर 23 फरीदाबाद की तरफ निकल जाती है। वहाँ पर अपनी सहेली के घर जाती है, शाम को कुछ देर उसके साथ वक्त बिताती है। समय बिताने के बाद करीब बताया जा रहा है कि 8 से 8:30 बजे के आसपास जो लड़की है वो अपनी दोस्त से कहती है कि अब मुझे वापस घर निकलना चाहिए, और फिर वहाँ से निकलने से पहले वो अपनी बहन को एक कॉल भी करती है। वो अपनी सिस्टर को कॉल करके बताती है कि इस वक्त मैं अपनी दोस्त के घर से निकल रही हूँ और जल्दी ही घर आ जाऊँगी। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। अब वहाँ से जो लड़की है वो ऑटो रिक्शा लेके NIT 2 करके एक चौक है, वहाँ तक पहुँचती है और फिर रात बढ़ती जा रही थी क्योंकि ठंड का मौसम है, कोहरा बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे समय जिस तरह से बीत रहा था तो लोग भी सड़क पर जितने लोग चल रहे थे वो भी धीरे धीरे अब सुनसान होता जा रहा था इलाका। अब वहाँ पर NIT 2 चौक पर उतरने के बाद जो लड़की है वो मेट्रो चौक तक पैदल चलना शुरू कर देती है। वहाँ से वो इंतज़ार कर रही थी कि अगर उसे कोई रिक्शा, कोई भी ऑटो या कोई भी कैब मिल जाती है तो वो अपने घर चली जाएगी। वहाँ पर वो काफ़ी देर खड़ी रहती है, कभी आगे जाती कभी पीछे जाती। वो ये देख रही थी कोई भी ऑटो वहाँ पर उसे मिल जाए। अब आप यूँ सोचिए, आधे घंटे 40 मिनट बीतने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता तो करीब करीब सामने से उसे एक आशा की किरण दिखाई देती है। उसे दिखता है कि एक वाइट रंग की जो गाड़ी है, जो वैन है, वो उसकी तरफ आ रही है और उस पर उसे दिखता है एक रेड रंग का मार्क, जिससे उसे समझ में आता है कि ये जो वैन है ये कोई एम्बुलेंस है। अब जैसे ही वो एम्बुलेंस उसके तक आकर रुकती है वो उससे पूछती है कि मैडम आपको कोई मदद चाहिए। इस पर जो लड़की थी, जो पीड़िता है, उसे लगता है कि शायद अब उसका काम बन जाएगा, उसे मदद मिल जाएगी क्योंकि सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है। वो उनसे बोलती है कि हाँ भैया, मुझे मेरे घर जाना है, रात काफ़ी हो गई है और मुझे कोई भी साधन नहीं मिल रहा। इसके बाद वैन वाले उससे उसका एड्रेस पूछते हैं और लड़की जो है वो वैन में बैठ जाती है। अब वैन में पीछे का गेट जब खोला जाता है, लड़की उस पर चढ़ती है और बैठने के बाद जो 2 आदमी आगे बैठे हुए थे वो उस लड़की से थोड़ी बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, क्या माजरा है। बातचीत करने की कोशिश के दौरान वो उससे कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे बच्चे भी हैं, क्योंकि जब महिला उससे बात करती है वो लड़की और बता देती है कि हाँ उसके बेटे भी हैं और उसकी बच्ची भी है और सारी कंडीशन, कुछ तो बात होती होगी उनके बीच में। तब इस पर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना फ़ोन पे या पेटीएम दो, अभी न्यू ईयर का टाइम है, मैं तुम्हें 600 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बच्चों के लिए कुछ ख़रीद लेना, उन्हें कुछ हमारी तरफ से खिला देना। इसके बाद जो लड़की है वो अपना पेटीएम देती है और 600 रुपये भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब यहाँ से पूरी कहानी बदल जाती है। 600 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो लड़की ने बयान दिया, जो वीडियो आपने देखा, ये जो उसने सारी चीज़ें बताई, उसकी बहन भी ये पूरी कहानी बता रही है। अब आगे क्या होता है कि जब 600 रुपये दे दिए जाते हैं तो उसमें से जो एक शख्स है, जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था वैन के अंदर, उसका जो दूसरा साथी था वो उतरता है, गाड़ी रोकी जाती है, वो उतरता है और सीधे पीछे जाकर पीछे वाला गेट खोलते ही वो फ़ौरन अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद उस दरवाजे को लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, जो भी खिड़कियां वगैरह थी उनको पैक किया जाता है और लड़की को ज़बरदस्ती जो स्ट्रेचर या जो वहाँ पर पड़ा होता है, जो एक बेडनुमा चीज़ होती है, उस पर लिटा देते हैं और वहाँ पर रेप करने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि जो ड्राइवर दूसरा साथी था वो बाहर आकर खड़ा होता है, चौकीदारी करता है। वो ये देखता है कि कोई भी शख्स आसपास ना आए, कोई पुलिस वाला तो नहीं गुजर रहा, कहीं लड़की की आवाज़ तो बाहर नहीं आ रही। वो ये सारी चीज़ें चेक करता है और इसके बाद बारी बारी से दरिंदे जो एम्बुलेंस में मौजूद थे, लड़की को लिए जो मसीहा बनकर आए थे कि वो उसकी मदद करेंगे, वही उसकी आबरू को लूटते हैं बारी बारी करके। और तो और 12 बजे के आसपास वो इस काम को शुरू करते हैं, एक ऐसे कृत्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इसके बाद करीब 2.5 घंटे तक उस लड़की की इज्जत को लूटा जाता है। पहले वैन को खड़ा करके और उसके बाद इन्हीं रोड पर, यही जो पॉश इलाकों की रोड हैं जहाँ पर तमाम तरीके के CCTV लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैफ़ेज़ हैं, यहीं पर जो गाड़ी है, जो वैन है, वो चलती रहती है, भागती रहती है और उस चलती गाड़ी में उस 2.5 घंटे तक उस लड़की की इज्जत के साथ खेला जाता है, उस लड़की की इज्जत को लूटा जाता है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब लड़की काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है तो ये जो दरिंदे कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुमको गुरुग्राम ले जाकर वहाँ की पहाड़ी से फेंक देंगे, वहीं ख़त्म हो जाओगी। ये कहने के बाद लड़की जो है खुद को बचाने की फिर भी कोशिश करती है, लेकिन जब वो ऊपर उठकर देखती है, बचाने की कोशिश करती है, तो उसे दिखता है कि दरवाजे के बाहर उसे कुछ भी चीज़ें दिख नहीं रही। इतना कोहरा, इतना घना कोहरा है कि उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही। एक तो इतना पैक है और ऊपर से कोहरे की वजह से कोई भी उसे अंदर देख नहीं सकता, किसी को समझ नहीं आएगा कि अंदर क्या हो रहा है।
अब ये सब चीज़ें हो जाने के बाद इस सीसीटीवी पे ज़रा गौर करिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको समय दिख रहा होगा 2:24 और तारीख दिख रही होगी 30 दिसंबर, यानी कि 29 को लड़की अपने घर से निकली थी, लेकिन रात 12 जब बज जाते हैं तो 30 की जब तारीख लगती है तब 2:30 बजे के आसपास आप इस पूरी स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ मैं अपने एडिटर से करूँगी वो हाईलाइट करें, कोने में राइट साइड पे आपको एक छोटी सी बहुत वैन दिखाई दे रही है और आपको दिख रहा होगा लाइट निकल रही है जो पेड़ पर सीधे पड़ रही है। अब यहाँ पर इस लड़की को फेंकने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है राजा चौक करके एक इलाका है, यहाँ पर उस लड़की को फेंका गया था। सुनसान इलाका था, पेड़ पौधे लगे थे, तो वैन यहाँ पर रुकी हुई है और इस वक्त उस लड़की को उस वैन से उतारा जा रहा है और वहाँ पर फेंक कर भागने की कोशिश की जा रही है। अब लड़की को फेंकने के बाद कुछ देर में सीसीटीवी को जब गौर करके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वैन जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और धीरे से रफ्तार पकड़ के निकल जाएगी। अब ये वैन जब यहाँ से भाग जाती है, लड़की को फेंक दिया जाता है, यहाँ तक कि जब ये दरिंदे उसके साथ रेप कर रहे थे तो उसका फ़ोन, उसका बैग, उसकी हर एक चीज़ को अपने कब्जे में कर लिया था ताकि लड़की किसी को कुछ बता ना पाए। लेकिन जब उसको फेंका गया तो उसका बैग, उसका फ़ोन भी इन दरिंदों ने उसके पास छोड़ दिया। अब जब लड़की को फेंका गया तो उसके पास से खून बह रहा था, उसके शरीर से उसको चोटें भी आई थी, साथ ही साथ जब उसे गिराया गया तो उसके कंधे पे चोट आई, उसके सिर पे लेकर यहाँ तक आप देखिए गाल तक पूरा फट गया था। और तो और किसी तरीके से वो रेंगते रेंगते अपने फ़ोन को ढूंढती और फ़ोन लेने के बाद करीब 3-3:15 बजे के आसपास अपनी बहन को कॉल करती है और पूरा माजरा बताती है, लोकेशन का आइडिया देती है और किसी तरीके से करीब 1 घंटे के आसपास बहन वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद अपनी बहन की जब वो हालत देखती है फ़ौरन उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जाती है, तमाम लोगों को बुलाया जाता है और 5 बजे के पास सरकारी अस्पताल में जब उसे ले जाया जाता है तो जब डॉक्टर्स उसकी कंडीशन देखते हैं तो वो भी हैरान परेशान थे कि उसका जो चेहरा था पूरी तरह से फटा हुआ था, उसके सिर से भी खून बह रहा था, उसके दोनों कंधे टूट चुके थे। और इसके बाद अभी जो कंडीशन है, जब उसे अस्पताल में रखा गया और जो डॉक्टर से बात की गई तो पता लगा कि उसकी एक कंधे की सर्जरी हो गई है, बाकी अभी बाकी हुई हैं और तो और 12 टाँके उससे आए हैं और ब्लीडिंग जो है वो अभी भी चालू है, यानी कि उसकी कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं है। फिलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है, उसकी बॉडी जो है वो रिकवरी में साथ दे रही है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब पुलिस तक मामला पहुंचा और पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो सबसे पहले 8 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी पड़ते हैं लगभग 50-60 सीसीटीवी, उन सभी को चेक किया गया। उनके आधार पे पुलिस ने एक अनुमान लगाया कि इको वैन जो दिख रही है इसके अंदर रेप किया गया, उसकी नंबर को निकाला गया, उसको ट्रेस किया गया और उसके जरिए 2 लोगों को पकड़ा गया। और कहा जा रहा है कि आज जो पीड़िता है उसके ज़रिए उनकी शिनाख्त कराई जाएगी, जो एक कई सारे लोगों के बीच में उनसे पूछा जाएगा, कई लोग खड़े किए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आपके साथ जिन्होंने गलत काम किया उनमें से इनमें से कौन से वो शख्स हैं, और अगर पीड़िता उन्हें पहचान लेगी तब पूरी तरीके से पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल 2 लोग पुलिस ने अरेस्ट कर लिए इस पूरे मामले में और इस पूरे केस को जो पुलिस है वो बता रही है कि जो रेप है वो लड़की के साथ इको वैन में किया गया, लेकिन जो पीड़िता है उसने बताया कि एम्बुलेंस थी। यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं वो एम्बुलेंस थी क्योंकि उस लड़की ने रेड कलर का मार्क देखा था जो एम्बुलेंस पे होता है और इसी से वो दावे के साथ कह रहे हैं कि जिसके अंदर रेप किया गया वो कुछ और नहीं बल्कि एक एम्बुलेंस थी। अब आपको मैं एक चीज़ सुनाती हूँ, आप इसमें पूरा देखिए। चलते चलते एक बार आप ये समझिए कि किस तरीके से जो लड़की की सिस्टर हैं, जिन्होंने पूरा वाकया देखा, जिन्होंने वो मंजर देखा जब लड़की के साथ उस तरह से कृत्य हुआ था, वो कैमरे पर किस तरीके से बताई और कैसे वो पुलिस का वो दावा जो इको वैन का दावा था उसे भी खारिज कर रही हैं और कह रहे हैं कि पुलिस किसी तरीके से मामले को एक तरीके से मिटाने की कोशिश कर रही है, पुलिस तो सच जानना ही नहीं चाहती। उनके मुँह से सुनिए कि वो अपने बहन के बारे में और उस रात के बारे में पूरी कहानी क्या बता रही हैं। इको वैन नहीं थी, एम्बुलेंस थी जिसमें। हाँ जी मैम, ये एम्बुलेंस थी, वो व्हाइट कलर की, उस पे लाल रंग का निशान बताया गया कि लाल रंग का निशान लग रहा है जो डॉक्टर वाला होता है। क्या वारदात हुई आपकी बहन के साथ? रात को 3:30 बजे फिर मैं आया था मेरे पास, रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल, लेकिन जब सुबह बात करती थी तो मैंने उसे कहीं से देख को भी ये पता हुआ था। अच्छा, मैंने आज से 10 टका से गाड़ी में निकाला, मेरे घर वाले की को दिखाया मैंने डीके में लेके मेरी वहाँ पर को अंदर एक पीपी के लगवाए, मैंने दिल्ली के लिए रैपर कर दिया, मैंने स्टेज से बाहर कर दिया, वहाँ से लेके आए, वहाँ पे आए क्या हॉस्पिटल में अच्छी पड़ दिया, आप क्या होश नहीं पाती खुद की। लड़की रहती कहाँ है? कल्याणपुरी में शादी शुदा है? कितने साल की है? 25 साल। लड़की रात को कितने बजे निकली थी घर से? 8:30 बजे निकली। क्या गैजे निकली थी? मेरे को ये लड़ाई हो रही है, मैं ऐसे सबसे दिन से बहस साथी हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं फ्रेंड के घर जा रही, मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी, मैंने अपनी देखी के बाद से एक भी मौसी के
बात मेरे को कि मैं से बात करें बस कराते है कि फ़ोन काट दिया मेरे को। मैं तो मुँह पर 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी कह रहे तो ऑटो दूँगी मैं तिकना कैसे फ़ोन काट दिया। कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को रात को 3:30 बजे कॉल आई तो हो रही थी को कौन आया उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया थोड़े कौन को बात नहीं हो कल दोबारा फ़ोन आया तो तब मैंने फ़ोन उठाया उधर से कट गया। फिर मैंने बार बार फ़ोन किया इतनी रात हो गई किस लिए फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन किया तो उधर से वो अभी कुछ भी नहीं बताता। फिर मेरी एक फ्रेंड रहती है सीमा है ये नंबर में 25 हफ्ते की बात हो रही थी कि इसने मुझे भी फ़ोन किया कि खुशबू का फ़ोन आ रहा है क्यों नहीं। अभी जो आपने सुना ये पूरा वाकया हरियाणा के फरीदाबाद का है। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और इंडस्ट्रियलाइज जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और अक्सर देर रात तक यहाँ पे काम होते रहते हैं और आवाजाही भी लगी रहती है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर भी एक तरीके से मान लीजिए उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ पर कई सारे लोग काम धाम के लिए निकलते हैं और यहाँ पर एक खबर आई है सामने। पता ये लगा है कि जो आरोप है, आरोप बहुत संगीन है और लगाया किस पर गया है, यूपी पुलिस के दरोगा पर लगाया गया है। कहा यह गया कि जो शख्स हैं उनकी जो बहन जो 14 साल की नाबालिग है वो रात के 10 से 11 बजे के आसपास वॉशरूम जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली ही थी कि तभी एक काले रंग की स्कॉर्पियो में गांव का ही एक जानने वाला या कहीं उसका जो दोस्त और उस कार के अंदर बैठा एक दरोगा जो कि यूपी पुलिस का था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भाई के द्वारा, लड़की के द्वारा, कि उसे जबरन उस रात को किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद रात के 10 बजे के वाकया है। उसके बाद किडनैप करने के बाद रात के 12-1 बजे तक उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, सुनसान इलाके में लेके जाया जाता है और ऐसी जगह पे ले जाया गया जहां से वो उसके परिवार वाले उसे ढूंढ ना पाए। अब रात के जब 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, 1 बज जाता है, परिवार वाले हैरान परेशान, लेकिन रोते बिलखते जो लड़की थी जब उसे होश आता है वो घर पहुंचती है और अपने परिवार को ये कहती है कि मुझे मारा पीटा गया है, मेरे साथ गैंग रेप किया गया है और कहा यह गया है कि अगर मैंने घर पर जाकर कुछ भी बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। भाई हौसला बढ़ाता है और पूछता है कि कोई बात नहीं, तुम हमें नाम बताओ कौन लोग थे वो। इसके बाद जब लड़की अपने बयान में अपने भाई को, घर वालों को बताती है कि दरोगा और जो दोस्त था वो इसमें शामिल था, भाई तुरंत 112 में डायल करता है, वहां पे कंप्लेन करता है, बगल के थाने में जाता है। जब वो भाई का ये कहना है कि जैसे ही पुलिस वालों को बताता है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे वारदात में एक पुलिस वाला भी शामिल है, तो पुलिस थाने से उसे वापस भेज दिया जाता है। एफआईआर में नाम लिखने से मना कर दिया जाता है। अगली रोज वो फिर से गांव वालों के साथ, अपनी बहन के साथ जाता है और कंप्लेन करवाने की कोशिश करता है। तो हमारे पास बाइट है, वारदात हुई है रात के 12 से 1 के बीच में, ये अगले शाम के 4 बजे की बाइट है जहां पर वो खुद बता रहा है कि थाने से बाहर निकलकर कि किस तरीके से उसे कितनी मुश्किल आ रही है इस पूरे केस को सिर्फ दर्ज करवाने में, फाइल में लिखवाने के लिए। पहले भाई की पूरी बाइट सुनिए, फिर हम आपको आगे कहानी समझाते हैं। बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। जब वो रात को शौच के लिए निकली है तो हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो, और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। और रात में हमने जब 2-3 घंटे बाद जब बहन घर पर आई है तो हमने पूछताछ किया उससे। जब पूछताछ की हमने, उसने बताया कि भैया घर बताने पर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वो डर डर के बता रही थी। तो मैंने 100 नंबर 112 नंबर को कॉल किया है। अभी हम लोग थाने में खड़े हैं और थाने में कोई अभी मतलब शाम के 4 बज गए, रात के 10 बजे का मामला ये है और अभी तक कोई सुनवाई सही प्रकार से हमारा नहीं हुआ है। तो सुना आपने कि एक तरीके से मुश्किल यूपी पुलिस पर जब इल्जाम लगता है तो कहा जाता है कि यूपी पुलिस तो किसी भी तरीके से अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के निकालती है। इस बार आरोप उन्हीं की महकमे में एक स्टाफ पे लगा है और इस स्टाफ को पकड़ने के लिए क्या यूपी पुलिस मशक्कत कर रही है। दूसरी चीज हम आपको चलते चलते इससे पहले एक और बता दें कि देखिए जो आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कर्नाटका विधानसभा में एक जो एमएलए हैं वो उन एमएलए ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की रेप को रोक नहीं सकती है
तो वो लेट कर रेप को एंजॉय करना शुरू कर दे। When rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. अब जब हमने ये सारी बातें सुनी कि विधानसभा जो कानून बनाने वाले अगर ये बात कहें कि रेप को अगर आप रोक नहीं सकते तो रेप को एंजॉय करना शुरू कर दो, और इसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल की तो अभी वायरल हो रहा है, लेकिन ये पूरा वाकया 2021 का है। जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने बकायदा इसके लिए माफी भी मांगी है। जो एमएलए हैं केआर रमेश कुमार, उन्होंने बकायदा स्पीकर को माफीनामा भेजा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझ के सारी चीजें नहीं कही हैं। लेकिन यहां पर हमारी जो बातें ये थी कि देखिए, एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, विधानसभा के अंदर ये सारी बातें हैं, तो ये रेप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है, जो कि हमें इसे रोकना पड़ेगा। और इस रोकने से तभी आएगा जब लोग इसके लिए संजीदा हों, लोगों को लगे कि ये बहुत घिनौना करते हैं, इसे किसी भी हाल में रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कोई भी रेप का आरोपी पकड़ा जाता है, नाम आता है, तो तुरंत उसे पकड़कर उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको इस तरीके की कहानी बताएं, एक वारदात के बारे में बताएं, जहां पर जो परिवार है वो जूझ रहा है इंसाफ के लिए। कहीं पर तो उसे पुलिस के नाम पर वापस भेज दिया जा रहा है, कहीं पर शिनाख्त परेड के लिए अब जो लड़की हॉस्पिटल से 7 दिन के बाद बाहर आई है उसे वापस जेल ले जाया जाएगा। भीड़ में से कहा जाएगा कि ढूंढो तुम्हारे आबरू के साथ किस लड़के ने लूटा है, और वो हाथ उंगली रखकर बताएगी कि इन लड़कों ने मेरे साथ रेप किया है। तो हमारी कोशिश थी कि आपको कुछ छोटी मोटी जो जानकारी थी आप तक पहुंचाएं, और आपकी भी राय हम जानना पसंद करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप जो जीरो टॉलरेंस जो रेप के लिए होना चाहिए हमारे देश में या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है उस पर लगाम लगाने की इस वक्त सख्त जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग टाइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे।